तो हमारा आज का टॉपिक है लैरिंजियल कैंसर। तो मैं यहाँ पर ना सिलेबस के अकॉर्डिंग है जो वो टॉपिक कवर कर रही हूँ। तो हमारा ओरल कैंसर, लंग कैंसर हो गया है, तो अब बारी है लैरिंजियल कैंसर। सिलेबस है जीएनएम सेकेंड ईयर का, तो वही सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं सारे टॉपिक यहाँ पे कवर करूँगी। तो चलिए बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं हमारा लैरिंजियल कैंसर। ठीक है, सबसे पहले तो कैंसर की कोई भी डेफिनेशन, मतलब कैंसर की कोई भी डेफिनेशन में मतलब ये है मेरा कि अगर बॉडी के कोई भी पार्ट में कैंसर हो रहा है तो आपको क्या करना है, उसके डेफिनेशन में कोई पर्टिकुलर वर्ड आपको रट्टा मार लेना है। ठीक है, और फिर आपको वो जो अलग अलग बॉडी पार्ट के नाम होते हैं जहाँ पर कैंसर हो रहा है वो वर्ड को वहाँ पर एक्सचेंज कर लेना है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है लैरिंजियल कैंसर इज़ अ टाइप ऑफ कैंसर। तो ये ना मतलब एक कॉमन सेंटेंस है कैंसर की डेफिनेशन का। ये आप कोई भी कैंसर के डेफिनेशन में ये चिपका सकते हैं, लेकिन ये लैरिंजियल की जगह आपको लिखना है ओरल आ गया, लंग आ गया, फिर फेरिंग्स होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये वर्ड जो है वो एक्सचेंज करने हैं। ये एक कॉमन सेंस की बात है। ठीक है, अगर आपको रट्टा मारना है तो वो भी कर सकते हो, लेकिन थोड़ा कॉमन सेंस यूज़ करोगे तो आपको इतनी दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए देखते हैं। लैरिंजियल कैंसर इज़ अ टाइप ऑफ कैंसर दैट डेवलप इन द लैरिंग्स। तो लैरिंग्स वॉइस बॉक्स। ठीक है, तो मतलब ये कह रहे हैं यहाँ पर कि ये लैरिंजियल कैंसर है, वो ये कैंसर है जो लैरिंग्स में डेवलप होता है, इसलिए उसे लैरिंजियल कैंसर कहते हैं, ऐसा ये डेफिनेशन में कह रहे हैं। तो ये तो लाइन पढ़ के ही आपको समझ में आ गया होगा, फिर भी मैं इससे ट्रांसलेट करूँगी आपके लिए। विच इज़ लोकेटेड इन द थैरोट। ये लैरिंग्स जो है वो थैरोट में लोकेटेड है। It is the most commonly associated with smoking, alcohol consumption, HPV infection and occupational exposure to harmful chemicals। मतलब स्मोकिंग से हो सकता है, अल्कोहल से हो सकता है, HPV इन्फेक्शन मतलब कि ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। ठीक है, ये भी एक पूरा का पूरा टॉपिक है। ठीक है, इसे फिर कभी हम कवर करेंगे। अगर आपको थोड़ा छोटा बहुत जानना है तो इसका फुल फॉर्म याद रख लो, बहुत है, क्योंकि इसमें HPV नहीं समझाना है हमें, इसमें लैरिंजियल कैंसर समझाना है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। ठीक है, एंड ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर टू हार्मफुल केमिकल, मतलब कि अगर कोई पर्सन का ऑक्यूपेशन ऐसा है कि उसके सराउंडिंग ना हार्मफुल केमिकल्स है, हार्मफुल स्मोक, फोग। ठीक है, तो उससे भी लैरिंजियल कैंसर होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। ठीक है, अगर ये लैरिंजियल कैंसर की जगह आप फेरिंग्स की डेफिनेशन लगाओगे तो भी इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि फेरिंग्स भी हमारे थैरोट में ही प्रेजेंट है। किसी के घुटने में तो होगा नहीं कि हाँ भाई मेरा फेरिंग्स तो गले में है, तुम्हारा कहाँ है, ऐसा नहीं होता है, सबके गले में ही होता है। तो ये पूरा का पूरा आप ये छाप सकते हैं, फेरिंग्स की डेफिनेशन है फेरिंग कैंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और फिर आ गए इनके कॉजेस, एटियोलॉजी, आपको जो भी वर्ड पसंद हो वो बोल सकते हैं। तो ये तो हमने डेफिनेशन में ही कह दिया था इसके कॉजेस, फिर भी हमें नीचे से अलग से लिखना है, लिखना ही पड़ेगा, मार्क्स चाहिए ना तो लिखना पड़ेगा भाई। हाँ, थोड़ा ये छाप लेंगे, थोड़ा पढ़ के जाएंगे, थोड़ा कॉमन सेंस यूज़ करके लिखेंगे तो फिर पास होने से आपको कोई नहीं रोक सकता, मैं भी नहीं। मैं क्यों रोकूंगी भाई तुमको, हम तो चाहते हैं भाई सब पास हो जाए। चलिए, तो आता है टोबैको यूज़, मतलब कि स्मोकिंग में भी टोबैको आता है। टोबैको को चेविंग करेंगे तो इससे क्या है, आपको कैंसर के चांसेस हो सकते हैं कि कैंसर होगा आपको। ठीक है, फिर आता है अल्कोहल कंजप्शन, इसका मतलब है आप अल्कोहल ड्रिंक कर रहे हो तो ये भी एक रिस्क फैक्टर है। फिर आ गया ह्यूमन पेपिलोमा वायरस इन्फेक्शन। ठीक है, तो ये जो हमारे डेफिनेशन में था ये वही है।
तो क्या लिखा है, सम केसेस आर लिंक्ड टू HPV, मतलब कि कोई कैंसर का जो केस होता है उसमें से आधे केस ऐसे होते हैं कि जिसमें पर्सन को ये वायरस से वो इन्फेक्टेड है। ठीक है, तो मतलब ये वायरस अगर बॉडी में प्रेजेंट है तो हो सकता है कि भाई वो कैंसर को इन्विटेशन दे। तो एक्सपोजर टू केमिकल्स, एक्सपोजर टू केमिकल्स का मैंने बताया, जैसे कि पहले आपके सराउंडिंग कोई केमिकल है, वो केमिकल की बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्मेल है, हार्मफुल स्मेल है, तो वो अफेक्ट करेगी। ठीक है, फिर आता है क्रॉनिक लैरिंजाइटिस। क्रॉनिक मतलब लॉन्ग टर्म, एक्यूट क्रॉनिक, एक्यूट मीन्स शॉर्ट टर्म एंड क्रॉनिक मीन्स लॉन्ग टर्म। तो अगर आपको लंबे समय से लैरिंग्स में कोई इन्फेक्शन है, इन्फ्लामेशन है, सो दैट्स लीड्स टू द कैंसर। फिर आ जाता है गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़। तो ये भी एक पूरा टॉपिक है, बहुत बड़ा सा टॉपिक है। तो मैं इसमें इतना बता देती हूँ कि इसमें क्या होता है कि इसमें हमारे स्टमक में जो फूड होते हैं, जो एंजाइम्स होते हैं, एसिड्स होते हैं, जो स्टमक रिलीज़ करता है। ठीक है, एसिड हम खाते नहीं है फूड के साथ, वो स्टमक रिलीज़ करता है कोई एसिड एंजाइम। ठीक है, और वो हमारे स्टमक में से बैक होगा फूड पाइप में। ठीक है, आपको कभी कभी ऐसा लगा होगा कि उल्टी बीच में आई और रुक गई, हुई ही नहीं। ठीक है, तो ये ऐसा है, बहुत कम लोगों को होता है, कभी कभार ही होता है, लेकिन ये भी एक डिजीज़ है। जिसको ये डिजीज़ होगी उसको बार बार ऐसा होगा। ठीक है, जो फूड होता है, एंजाइम एसिड होता है, वो बैक होगा हमारे फूड पाइप में। कोई रीज़न की वजह से अगर स्टमक में जो स्पिंक्चर होते हैं, ठीक है, स्पिंक्चर मीन्स वाल्व, हमारे हार्ट में जो वाल्व होते हैं ना, कि जो बैक फ्लो को प्रिवेंट करते हैं ब्लड के सर्कुलेशन में, तो स्टमक में भी हमारे ऐसे वाल्व होते हैं जो कि फूड को बैक फ्लो होने से प्रिवेंट करते हैं। तो वो वाल्व होते हैं, जो कार्डियक स्पिंक्चर होता है वो ख़राब हो जाता है, जिसकी वजह से फूड जो है हमारे मतलब फूड पाइप में बैक हो सकता है। तो ये डिजीज़ है। तो इसकी वजह से भी लैरिंक्स का कैंसर हो सकता है। सॉरी। तो और हाँ, जेनेटिक लिख देना भाई इसमें। ठीक है, जेनेटिक जो सदियों से चलता आ रहा होगा हमारे दादा परदादा ना, तो वो भी लिख देना इसमें, जो कि मैंने लिखा नहीं है, मैं भूल गई थी। सब कैंसर में जेनेटिक तो लिख ही देना, आंख बंद करके, स्पेलिंग सही लिखना बस। चलो हो गया। अब आते हैं क्लिनिकल फीचर, साइन एंड सिम्टम्स, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। 3 नाम है, शायद और भी होंगे तो मुझे पता नहीं है वो, तो आपको जो पसंद है वो लिख सकते हैं। मुझे तो भाई क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन वर्ड अच्छा लगता है, जो कि मैंने लिखा नहीं है यहाँ पर। चलिए तो देखते हैं। तो हॉर्सनेस ऑफ वॉइस, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस मतलब आपकी आवाज़ घोड़े जैसी हो जाएंगी नहीं भाई, घोड़े जैसी नहीं होंगी। ये वर्ड ऐसा है जिसको हॉर्सनेस, ठीक है, लेकिन स्पेलिंग गलत है। स्पेलिंग हॉर्स का स्पेलिंग नहीं है ये, मेरा मतलब ये कहने का है कि ये हॉर्सनेस ऑफ वॉइस का मतलब है कि आवाज़ ना थोड़ी सी हैवी हो जाएंगी या तो फिर चेंज हो जाएगी थोड़ी सी। ठीक है, इसका मतलब होता है हॉर्सनेस ऑफ वॉइस। फिर आता है सॉर थ्रोट, इसका मतलब है कि गले में ना आपको इचिंग होगा, पेन होगा। ठीक है, फिर आता है डिफ़िकल्टी स्वॉल्विंग, कफ विथ ब्लड, लंप इन द थ्रोट, ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी, अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस। देखो भाई, अब तो तुम्हारा पुराना रिश्ता हो जाना चाहिए इन सब वर्ड के साथ। ठीक है, तो मैं आगे बढ़ती हूँ, इसको समझाना स्किप करती हूँ। हाँ हाँ, आपको आता ही होगा, आई एम डैम श्योर, क्योंकि ये बहुत अब कॉमन वर्ड हो चुके होंगे। ठीक है, आपके लिए आपने सुना होगा आपके क्लासेस में, कॉलेज में, कोई और लेक्चर आप देख रहे होंगे, तो ये बहुत इजी से वर्ड्स हैं। डिफ़िकल्टी इन स्वॉल्विंग, कफ विथ ब्लड, हेमोप्टाइसिस। और नहीं याद है तो याद कर लो, ये ब्लैंक्स में भी पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे इनके डायग्नोसिस। तो क्या करेंगे, लैरिंगोस्कोपी, ये भी वर्ड कॉमन है,
लेकिन फिर भी हम समझाएंगे आपके लिए। तो इसमें क्या होता है भाई, एक ट्यूब लाइक कैमरा होता है, फ्लेक्सिबल होता है, उसके आगे एक लाइट होती है। तो उसको क्या करेंगे, गले में डालेंगे और फिर पूरे गले को चेक करेंगे, मतलब एग्जामाइन करेंगे, ठीक है। तो उसको बोलेंगे लैरिंगोस्कोपी। फिर आ गया बायोप्सी, सीटी, एमआरआई, एक्सरे, नेक एंड चेस्ट का, फिर पेट स्कैन। तो ये सब डायग्नोसिस है उसके। ये सारे कैंसर, लैरिंगोस्कोपी को साइड में रखिए, बायोप्सी, सीटी, एमआरआई, एक्सरे, पेट स्कैन, ये सब भी आप आंख बंद करके कोई भी कैंसर कंडीशन में लिख सकते हैं, ठीक है। फिर ट्रीटमेंट भी सारे कैंसर की ट्रीटमेंट भी आप आंख बंद करके यही छाप सकते हैं। सर्जरी, रेडिएशन थेरापी, कीमोथेरापी, टारगेटेड थेरापी, इम्यूनोथेरापी, हार्मोनल थेरापी, ठीक है, ये सब। लेकिन 3 मेन तो आपको लिखनी है, सर्जरी, रेडियन, कीमो, ये 3 तो लिखनी है। उसके आगे अगर आपके पास टाइम है, ठीक है, आपको और पेज कवर करने हैं तो आप लिख सकते हैं उसमें टारगेटेड इम्यूनोथेरापी, हार्मोनल थेरापी, ठीक है, आप ये सब लिख सकते हैं उसमें। लेकिन सर्जरी में क्या है कि आपको ना नाम याद रखने पड़ेंगे सर्जरी के, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है पार्शियल लैरिंजेक्टोमी, तो इसमें क्या है कि लैरिंग्स जो है उसका थोड़ा सा पार्ट रिमूव करेंगे, मतलब जिसमें कैंसर है वो पार्ट रिमूव करेंगे, अगर वो ज़्यादा स्प्रेड नहीं हुआ होगा तो, ठीक है, मतलब पार्शियल लैरिंजेक्टोमी। फिर आता है टोटल लैरिंजेक्टोमी। अभी टोटल नाम सुन के समझ तो आ ही गया होगा कि पूरा लैरिंग्स ही उखाड़ के निकाल देंगे, लेकिन उसमें क्या करेंगे, फिर लैरिंग से निकाल देंगे, फिर उसको पेशेंट को ट्रिक्योस्टोमी करनी पड़ेगी उसकी, ताकि वो सांस ले सके। अब ये ट्रिक्योस्टोमी भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है। ट्रिक्योस्टोमी मैं बता देती हूँ कि उसमें ना गले में छेद करेंगे, होल करेंगे और उसके अंदर ना पाइप फिट करेंगे और उससे क्या है वो सांस ले सकेगा पेशेंट, ओके। तो उससे बोलते हैं ट्रिक्योस्टोमी। आगे आ जाता है नर्सिंग मैनेजमेंट। हाँ, नर्सिंग मैनेजमेंट में सबसे मतलब नर्सिंग मैनेजमेंट तो आप सीख ही गए होंगे अभी तक, क्योंकि बहुत ही इजी होता है सारे। आप ना पूरा नर्सिंग मैनेजमेंट 1-2 पेज का याद रख लो, कॉमन, जो कि सारे MSN 1 MSN 2 में आपको काम आ सकेंगे, ठीक है। मैं लास्ट में ना वो भी दे दूँगी, ठीक है, कि ये बहुत ही कॉमन है। आप कोई भी कंडीशन में आँख बंद कर लिखोगे, आप मतलब कोई उससे रॉन्ग नहीं बोलेगा, ठीक है। लेकिन कैंसर में आपको ये याद रखना है, नर्सिंग मैनेजमेंट में पहला लिखना है आपको प्री ऑपरेटिव केयर। अभी कैंसर का पेशेंट है तो उससे सर्जरी की नीड तो होगी ही, ठीक है। कोई पेशेंट में होता है, कोई में नहीं होता है। अगर लास्ट स्टेज में चले जाए तो सर्जरी होना तो पक्का है, ठीक है। सॉरी यार। तो प्री ऑपरेटिव केयर मतलब ऑपरेशन से पहले नर्स क्या उसे प्रोवाइड करेगी, ठीक है, वो लिखना है। एजुकेट द पेशेंट अबाउट द प्रोसीजर एंड चेंजेस इन स्पीच, ओके। इनकरेज स्मोकिंग, एल्कोहल सेसेशन, प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट। तो ये हमारा प्री ऑपरेटिव में आ जाएगा। फिर आएगा पोस्ट ऑपरेटिव, उसमें आपको ज़्यादा केयर करनी है क्योंकि पेशेंट की सर्जरी हो चुकी है। तो क्या करेंगे, उसके वाइटल्स उसके मॉनिटर करेंगे, ऑक्सीजन सेचुरेशन वो भी मॉनिटर करना है कि भाई ऑक्सीजन कितना है पेशेंट में। केयर ऑफ ट्रिक्योस्टोमी इफ़ डन, अगर ट्रिक्योस्टोमी भी कर दी है पेशेंट की तो हमें वो ट्रिक्योस्टोमी की केयर भी करनी है। वो कैसे करेंगे, मैं इसका ट्रिक्योस्टोमी का भी एक वीडियो अपलोड करूँगी, ठीक है। लेकिन अभी के लिए इतना लिख दो कि भाई ट्रिक्योस्टोमी की केयर करनी है, वो पाइप की केयर करनी है, ठीक है। इनकरेज स्पीच थेरापी इफ़ द वॉइस बॉक्स इज रिमूव्ड, ठीक है। हमें उन्हें स्पीच थेरापी के बारे में भी कुछ बताना होगा, ठीक है, अगर पता होगा तो, वरना फिर कोई सीनियर नर्स को बोलेंगे तो वो भी बता देंगे, ठीक है। प्रोवाइड न्यूट्रिशनल सपोर्ट, ये तो भाई हम सभी में करेंगे, हाँ। टीच एयरवे सक्शनिंग एंड हाइजीन, ठीक है।
पेशेंट नहीं, नर्स को वो ट्रेकियोस्टोमी होता है उससे ना सक्शन करना पड़ेगा एयरवे क्लियर, क्योंकि ना वो ट्रेकियोस्टोमी जो ट्यूब है उसमें जो ट्यूब का यूज़ हुआ होगा उसमें ना कोई म्यूकस कोई भी सिक्रीशन जो है वो अगर उसमें चला जाएगा तो पेशेंट को दिक्कत होगी सांस लेने में, ठीक है। तो उससे क्या मतलब नर्स को क्या करना है, सक्शन करना पड़ेगा वहाँ पे, मतलब सक्शन मीन्स खींचना, उसमें से वो सब साफ़ करना पड़ेगा, ठीक है। और उसका हाइजीन भी मेंटेन करना होगा। तो ये सब पोस्ट ऑपरेटिव केयर में है। फिर पेशेंट एजुकेशन, वो तो बहुत ही अच्छे से आता है भाई, फर्स्ट ईयर से आता है हमको पेशेंट एजुकेशन, है ना। फिर भी देख लीजिए, कुछ ज़्यादा है नहीं इसमें रॉकेट साइंस। हो गया, देख लिया। चलो कॉम्प्लिकेशंस, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शंस। कॉम्प्लिकेशन एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन क्यों होगा, ट्रेकियोस्टोमी की वजह से, मतलब उसकी केयर नहीं होगी तो एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, पेशेंट सांस नहीं ले पाएगा। मेटास्टेसिस बारे में लिखा है भाई, कैंसर स्प्रेड होने के चांसेस ज़्यादा है अगर सही तरह की ट्रीटमेंट नहीं हुई तो। माल न्यूट्रिशन, पेशेंट में अभी माल न्यूट्रिशन को मैं कैसे समझाऊँ यार हिंदी में, कुपोषित बोलते हैं ना जिसको, वैसा भी हो सकता है। स्पीच लॉस, उसकी आवाज़ भी जा सकती है। डिप्रेशन एंड सोशल आइसोलेशन। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। बहुत ही इजी था ये टॉपिक, आपको भी इजी लगा होगा आई होप। तो पढ़ते रहिए, और इसमें कुछ था नहीं वैसे, बहुत ही इजी था टॉपिक। तो फिर मिलेंगे हम दूसरे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।